सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अभी इस्लामाबाद में उस्मान मिर्ज़ा वाक़े के मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचे कि साबिक़ सफ़ीर की बेटी के अंदोहनाक कत्ल का वाक़या सामने आ गया। शहर इक़्तिदार में लाक़ानूनियत का ये आलम है तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। इस वाक़े ने बहुत से सवाल उठा दिए हैं कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, ये दरिंदगी कहाँ से आ गई, इस हैवानियत का जिम्मेदार कौन है। सवाल बहुत हैं मगर जवाब कोई नहीं। समझ नहीं आता कि मिन हैसुल कौम हम किस समत जा रहे हैं। अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, हुकूक सबको चाहिए, अपना फ़र्ज़ निभाना कोई नहीं चाहता। सबको पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, मगर ईद उल अज़हा पर हमने कुर्बानी जैसे मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी की आड़ में वो गंदगी फैलाई कि रास्तों से अब भी ताफ़ुन उठ रहा है। कहीं भी हम जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। कोरोना को ही ले लें, हमारी बद एहतियातियों, लापरवाहियों और गफलतों की बदौलत ये मूजी मर्ज पलट पलट कर हमले कर रहा है। सिंध में भारतीय वायरस का फैलाव खतरनाक हदों को छू रहा है। हुकूमत को शादी हॉल, तालीमी इदारे, इंडोर डाइनिंग फिर बंद करना पड़ गई है, लेकिन मजाल है जो हम मास्क लगाएं। हुकूमत की तरफ से बताए गए SOPs को फॉलो करने की जहमत गवारा कर लें। इनफरादी लापरवाही का नतीजा इज्तिमाई तबाही और खतरे की सूरत भुगतना पड़ता है, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं। हम साहब मुल्क अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ अफगान क़यादत भी खतरे को सामने देख कर कबूतर की तरह आंखें बंद करना चाहती है कि शायद इस तरह खतरा टल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि नजरें चुराने, दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम धरने से खतरा टलता नहीं, बढ़ता है। अफगान हुकूमत भी भारत की कठपुतली बनकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर रही है, तालिबान को धमकियां लगा रही है और ख्याल ये है कि इस तरह अफगानिस्तान में अमन होगा, इसका इक़्तिदार बच जाएगा। लेकिन तालिबान ने वाज़े कर दिया है कि अशरफ गनी के इस्तीफे के बगैर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सकते। सच ये है कि अफगान हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि तालिबान से मुकाबले की सकत इसमें है ही नहीं, इसलिए बातचीत ही बेहतरीन हल है, वरना मैदान सजा तो गेम अफगान हुकूमत के हाथ से निकल जाएगी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो मैदान 25 जुलाई को सजने जा रहा है, इससे शुरू करते हैं। आज आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। आज 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। इस मार्के को जीतने के लिए सियासी जमातें पूरा जोर लगा रही हैं। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो अमरीकी यात्रा के बाद सीधे आज़ाद कश्मीर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज आज़ाद कश्मीर में 2 जलसों से खिताब किया। मरियम नवाज पहले ही सियासी माहौल को गरमा चुकी हैं। रिवायत तो ये रही है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत, इसकी आज़ाद कश्मीर में हुक्मरानी। अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम किसके हक में फैसला सुनाते हैं। इस बार तब्दीली आती है या फिर तीर शिकार करने में कामयाब होता है या शेर शिकार होता है। इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, सबसे बड़ा जो ऐलान सामने आया इमरान खान साहब की तरफ से वो रेफरेंडम का है। वो कहते हैं UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक जब कश्मीरियों को हक मिल जाएगा कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, उसके बाद भी जो उन्होंने फैसला किया, फर्ज करें वो पाकिस्तान के साथ फैसला करते हैं, फिर भी उनको ये राइट दिया जाएगा, जो कि आइन में भी पाकिस्तान के दर्ज है, कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, या वो आज़ाद रहना पाकिस्तान के साथ या आज़ाद। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है। मैं समझता हूँ जब से जलसे हो रहे हैं, अगर हमने कोई दूर की बात या कोई एक स्टेटमेंट देखी है इस तरह से, वो ये है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? उसामा साहब, ये पहली मरतबा नहीं, इमरान खान साहब ये पहले भी कह चुके हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने पहले भी अपनी एक तकरीर में ये कहा था कि इवन अगर UNO की रेजोल्यूशन पर अमल दरामद होता है तो इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो दोनों कश्मीर के दोनों जो साइड्स हैं, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो हैं, उन दोनों को ये ऑप्शन देगा, दोनों कश्मीर के दोनों हिस्सों में ये रेफरेंडम करवाएगा कि जनाब आप आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, या फिर आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सोच है। कश्मीर के लोगों को जब हम ये कहते हैं कि उनको राइट मिलना चाहिए, उनको इस चीज़ का हक मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने किसके साथ रहना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, उन्होंने भारत के साथ रहना है, तो पाकिस्तान के ये साथ जो आज़ाद कश्मीर है, इन लोगों को भी राइट होना चाहिए। रेफरेंडम में इनको भी शामिल किया जाएगा और वो भी ये फैसला करेंगे कि उन्होंने ऑटोनॉमी लेनी है या वो फिर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, ये इमरान खान ने भी ये कहा अपनी स्पीच में
कि जनाब उनको उम्मीद है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहेंगे। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि कश्मीर के लोग खुद फैसला करें, वहाँ के लोग जो है वो डिसाइड करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। ये अल्टीमेटली उनका राइट है, ये उन्होंने फैसला करना है। और पाकिस्तान जो बना था वो भी इसी सोच के साथ बना था। पंजाब के लोगों ने फैसला किया, सिंध के लोगों ने फैसला किया, केपी के लोगों ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो अब जब आज़ाद कश्मीर की बारी है या जम्मू कश्मीर की बारी है, अगर वहाँ पर ये इस तरह की रेजोल्यूशन आती है तो बिल्कुल उनको ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। बाबर साहब, मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि आज हमें पहला दिन है कि हम ये नहीं कह रहे कि जी उसने बच्चों के बारे में ये कह दिया तो उस फलां ने ये कह दिया, मज़हब को कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। आज स्टेटमेंट्स कुछ और तरह की आ रही है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमारा मुवाजना कर लें, आज़ाद कश्मीर में गुरबत का खात्मा हमारे लिए एक तरजीह होगा, इसके साथ कि हमारी 3 साल की कारकर्दगी देख लें। चले अब जो भी अच्छी या बुरी, कम से कम वो अपनी कारकर्दगी को तो गिनवा रहे हैं, बजाय इसके कि जनाब वही बातें, वही घिसी पिटी बातें कि इसने ये कर दिया। हाँ, इस दफ़ा भी उन्होंने मोदी वाली बात ज़रूर की है कि नवाज शरीफ ने कितने मोदी का नाम लिया, किस तरह उसको खाना दिया, ये फ़ौज से डरता है, अब तो फ़ौज की तारीफ या होने लग गई है। मैं हैरान हूँ ये किस तरह कर रहे हैं। तो और ये बातें, और साथ ये कि मरीम साहिबा ने जो सूबे की बात कर दी थी, तो ये जो रेफरेंडम वाली बात है उसकी नफ़ी नहीं कर देती कि मुझे तो कहीं नहीं याद कि कोई किसी ने बात की हो कि जी आज़ाद कश्मीर को सूबा बना दिया जाएगा। वो तो मरीम साहिबा ये बात करती रहीं। और साथ ये कि जी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, हुकूमत नून लीग की, तो फिर हम धांधली कैसे कर सकते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने अब एक एजेंडा तो सेट कर दिया है इस इलेक्शन में। तो समझ साहब, इसका क्रेडिट मैं मीडिया को दूँगा। ये मीडिया ने इस पे जो था अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मैंने सारे मीडिया के जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से भी ये बात की कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पे कीचड़ गंद उछाल रही हैं, इससे तो जो मकबूजा कश्मीर है उसके जो कश्मीरी जो हैं वहाँ पर उनको मायूसी हो रही है। वो हमारी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ करेगा और हम एक दूसरे पे गंद उछाल रहे हैं। कोई कहता है किसी को गद्दार कह रहा है, कोई ये कह रहा है उसने कश्मीर बेच दिया, कोई कहता है कश्मीर का सौदा कर लिया, किसी ने कहा कि कश्मीर के मोदी उसका यार है। मैं इल्ज़ामात की भरमार थी। किसी के पास कोई रोड मैप नहीं किसी ने दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि आज़ाद कश्मीर 371 का स्टेप करने के लिए वो क्या करेगा। किसी ने ये नहीं कहा कि कश्मीर को यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल करवाने के लिए उसके पास क्या रोड मैप है। होना तो ये चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कश्मीर के हवाले से अपना एजेंडा देना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जनाब हम किस तरह से कश्मीरियों की मदद कर सकते हैं, कश्मीरियों को उनका हक़ राय दही दिलवा सकते हैं। असल डिबेट तो ये है, इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। बात करता है कि जी वो मोदी का यार था, उसके बिजनेस स्टेक थे, उसका ये था, भुट्टो गद्दार था, फलाना गद्दार था। इस तरह माजी में एक दूसरे को गालियाँ देकर और ये सारा कुछ किया जा रहा है। उसका पूरी कौम जो थी वो एक तमाशा देख रही थी कि जिस तरह से अपना गंद ये सियासतदान एक दूसरे पे उछाल रहे थे और जो कि ये किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं, ये लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। एक दूसरे को गालियाँ देनी, एक दूसरे को गद्दार कहना, विरोधी बेल्ट हिट करना, इससे मतलब इससे जो माशरा है ना उसकी तबाही फिर जाती है। गली महल्ले में लोग जो है वो इस पर लड़ना शुरू हो जाते हैं। पार्टी पहले जो लॉयल है वो कत्ल तक हो गए जी हमारे यहाँ। वो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से कि जब लीडर्स इस तरह कर रहे होते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा एक दुश्मनी किसी कैफियत बन जाती है दोनों के कारकुनों के दरमियान। मुझे ये बताएं बाबर साहब कि जमात इस्लामी के अहम रुकन जो हैं वो तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, नून लीग के लोग छोड़कर जा रहे हैं, जिनको मरीम साहबा कह लीजिए लोटे हैं, इनकी तरफ ना जाना। ये आप टिल्ट देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, एक चीज़ है। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को क्यों कंसिडर ही नहीं किया जा रहा किसी भी तज्जिए में कि क्या हो। सिंध के अलावा कहीं पीपल्स पार्टी का एक दौर था, पंजाब में भी डिस्कस हो रही थी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में भी। अब तो बिल्कुल यानी या तहरीक इंसाफ की बात करें या नून लीग की बात करें, और वो भी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जी नून लीग के लोग जो हैं वो जा रहे हैं, जमात इस्लामी और हत्ता के फजलुर रहमान साहब की जमात वहाँ जो आज़ाद कश्मीर का चैप्टर है वो भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है। ये डायनेमिक्स बिल्कुल फ़र्क है आज़ाद कश्मीर के। समझ था डायनामिक्स डिफरेंट नहीं है, डायनामिक्स वही है और जो वोट डालने का क्राइटेरिया वो भी वही है जो पंजाब में है, जो KPK में है, जो सिंध में है या जो बलूचिस्तान में है। मसला ये है कि एक टाइम था पीपल पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। 2002 के इलेक्शन में पीपल पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल पार्टी को उस तरह से नहीं संभाला गया।
फिर जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो है परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन का। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है आप वो देख लें, सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स है कराची के हवाले से, इंटीरियर सिंध के हवाले से, इंटीरियर सिंध की डेवलपमेंट के हवाले से, वहाँ पर अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वहाँ पर स्कूलों के हवाले से। कराची पीपल्स पार्टी की 13 साल से गवर्नमेंट है साहब, सड़कों का जो हाल है, वहाँ पर नालों का जो हाल है, गंदगी का जो हाल है, वहाँ की परफॉर्मेंस जो है वो आज़ाद कश्मीर या कहीं भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग उसको एक देखते जरूर हैं, बेंचमार्क जरूर रखते हैं। सर बिल्कुल बेंचमार्क उसामा साहब, जब भी कंपैरिजन होगा आज़ाद कश्मीर के लोग पंजाब के भी 13 साल देखेंगे, पीपल्स पार्टी के भी 13 साल देखेंगे, केपी के भी 13 साल देखेंगे, बलूचिस्तान के भी 13 साल देखेंगे। अब इन 13 सालों में पंजाब में मेट्रोज बनी, ऑरेंज लाइन बनी, चाहे उसमें करप्शन हुई, किंगबैक हुई, इसको एक साइड पे कर दें, लेकिन पंजाब में डेवलपमेंट हुई, केपीके में डेवलपमेंट हुई। पीटीआई ये क्लेम करती है कि हमने केपीके की डेवलपमेंट की वजह से हम गवर्नमेंट में आए। नवाज शरीफ ये क्लेम करते थे कि पंजाब में शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस की वजह से वो इक़्तिदार में आए। मुझे बात बताएं कि पीपल्स पार्टी जो सिंध की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, अब वो इंटीरियर सिंध तक महदूद होकर रह गई है। कराची में उस तरह से उसको सीटें नहीं मिल रही। उसका इशू ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी बात नहीं है सर, पार्टीज जो हैं बड़ी मुश्किल से बनती हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में हो तो ये एक जोड़ने का भी काम करती हैं सबको। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक बड़ी पार्टी बनती है और वो सुकड़ती चली जाएगी, अच्छी नहीं, सियासत के लिए अच्छा नहीं, पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग छोड़कर जा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज को तहरीक इंसाफ में, इसकी वजह आप क्या कहेंगे? आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी माजी में किसने इस तरह से आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात की है या मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बात की है? कभी उन्होंने कहा जी यहाँ तो डीजल बैठा हुआ था, या जरदारी साहब को और कामों से फुर्सत मिलती तो वो कश्मीर की भी बात करते। तो ये उन्होंने एक बार फिर उनकी तनकीद तो की है। तो और लोगों का आना जो इलेक्टेबल्स हैं, कोई कहीं बैठ रहा है तहरीक इंसाफ के हक़ में, कहीं को इलेक्टेबल इनकी तरफ आ रहा है, ये हमेशा से चूँकि होता रहा है कि जिसकी वफाक में है उस तरफ जाना है, इसलिए ये हो रहा है, या कोई इनकी कोई कारकर्दगी ख़ास है तहरीक इंसाफ की? उसामा साहब, कारकर्दगी का इशू होता तो फिर पार्टी के दौर में फिर पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पर बनी, नून लीग के दौर में नून लीग की गवर्नमेंट वहाँ पर बनी। अब पीटीआई का फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई के पास है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हैं, वो उसकी वजह से देखिए वहाँ पर मिनिस्टर जाके तकरीरें कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो हुकूमत में होती है वो लोगों को बहुत सारी मुराद भी दे सकती है, वो लोगों को जो है उनको डिलीवर भी कर सकती है, उसके पास सारा कुछ है। तो ये होता रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी आप देखें कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे तो पिछले फिर पार्टी के दौर में उनकी गवर्नमेंट थी, बाद में नून लीग की गवर्नमेंट बन गई। अब नून लीग ने तो कोई वहाँ पर क्या करके दिखाया, उनकी जब से सुबह बना पहली दफ़ा नून लीग के दौर में वहाँ पर इलेक्शन हुए और उनकी गवर्नमेंट बन गई। अब पीटीआई के दौर में हुई तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो जाहिर बात है कि जो इलेक्टेबल्स होते हैं। पीपल्स पार्टी की थी सर गिलगित बल्तिस्तान में, फिर ये नून लीग की बारी आई और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की। अच्छा आखिरी मैं ये कि लोग इलेक्टेबल की तरफ देखते हैं, इलेक्टेबल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। उनको ये होता है कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल गई तो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इन इलाकों में पॉलिटिकल वोट, पार्टियों का वोट उस तरह से नहीं होता, इलेक्टेबल्स का ज्यादा वोट होता है। तो इलेक्टेबल्स जो है वो कोशिश करते हैं कि उसी पार्टी की तरफ जाए जिसकी गवर्नमेंट है। तो अभी जितने आसानी से हो जाते हैं जी, ये भी है उनके। अच्छा आखिरी सवाल इस मौजू पर, कश्मीर में नून लीग की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन है, हम धांधली कैसे कर सकते हैं? इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है जी हम तो धरना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मरीम ने कहा जी खबरदार किसी ने इलेक्शन चोरी किया, और फिर उनका वो सिलेक्टर जब बात करती हैं, अब फौज भी बुला ली गई है, अब ये इलेक्शन कमीशन ने बुलाई है, आज़ाद कश्मीर के आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने बुलाई है। इस दफ़ा तो कोई इल्ज़ाम लगे क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर कोई काम नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है, इस पर सबको तसल्ली होगी या फिर कहीं खुदा न खास्ता ये शुरू हो जाएंगे इदारों के खिलाफ? देखिए उसामा साहब, नून लीग ने तो पहले से ये कहना शुरू कर दिया, और बल्कि नून लीग का हमेशा से ये वतीरा रहा है, चाहे वो कराची का इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब के इलेक्शन हो, चाहे कहीं भी वो इलेक्शन हो, मरियम नवाज जो है वो तो सीधा इल्ज़ाम लगाती कि इलेक्शन चोरी कर लिया गया, इलेक्शन में धांधली की गई। जहाँ वो हारेंगी वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाएंगे, चाहे गिलगित बल्तिस्तान था, चाहे वो कराची। अब कराची में पे पार्टी के साथ अलाई भी थे ये, और जब कराची का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने पे पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पे पार्टी ने धांधली की है। तो डस्का में तो पीटीआई ने धांधली की। तो ये तो उनका वतीरा है, और उन्होंने पहले ही से ये ग्राउंड बना दी है कि जनाब अगर हम इलेक्शन हारे तो हम इसके खिलाफ धरना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। असल इशू ये है, मैंने आपको पहले कहा कि वहाँ पर जो 40-42 सीटें हैं, 10-12 इलेक्टेबल जो हैं वो अगर गवर्नमेंट के साथ चले जाते हैं तो वो गवर्नमेंट का इलेक्शन बन जाता है, पीटीआई का इलेक्शन बन जाएगा। तो वो इलेक्टेबल जो है वो पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, वो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई ने उनको टिकट दिए हैं, नून लीग के बहुत सारे लोग लोटे हो गए।
तो इलेक्शन तो अब लग ये रहा है कि नून लीग और पीटीआई के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला होगा, उसमें कोई भी जीत सकता है। उसमें पीटीआई भी जीत सकती है, नून लीग भी जीत सकती है, लेकिन मुकाबला सख्त होगा। मैं ये नहीं प्रेडिक्ट करता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। बाकी नून लीग जो है अगर वो जीतेगी तो उन्होंने कहना कि इलेक्शन ठीक था, अगर वो ना जीती तो 100% वो इसको भी रिग्ड इलेक्शन कहें। अच्छा, अब अफगानिस्तान की हम सूरत हाल देखिए, क्योंकि अब जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर जो सबसे ज़्यादा असरात पड़ते हैं जिस सूरत हाल के, वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की, अब भी कर रहा है, हमसायों को साथ मिला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा भुगता है। अब पाकिस्तान तो जो कुछ सीख चुका पिछली जंग से, दहाइयों से सीख चुका, और उसी का नतीजा था कि यमन में भी पाकिस्तान ने किसी सूरत जाने से इनकार कर दिया कि हमने नहीं किसी की जंग में हिस्सा लेना, बस बहुत हो गया। अब बाबर डोगर साहब, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने जो ऑफ़र किया है, मुझे तो लग रहा है कि ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी जिसको सारे फ़रीक़ैन मानेंगे हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। यानी कोई ऐसा केयरटेकर सेटअप ही मान लेने के लिए ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और फिर साथ इस तरह का इशारा देना कि जी ये इजारादारी से या ज़बरदस्ती से कभी अफ़गानिस्तान में हुकूमत नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि तालिबान एक सोच तो ये दे रहे हैं कि वो भी समझते हैं कि ज़बरदस्ती अगर हम आ गए, बंदूक के ज़ोर पर आ गए, तो इस तरह मामला चलेंगे नहीं। अफ़गानिस्तान में इस तरह अमन कभी नहीं हो सकेगा, कहीं ना कहीं पॉकेट्स में लड़ाई चलती ही रहेगी। तो एक बड़ी ऑफ़र है। अब क्या अशरफ गनी जो है वो अब भी ढिठाई से ये मामला इसी तरह से लटकाते रहेंगे, या वो कहेंगे ठीक है ना तालिबान की ना हमारी, एक मिलकर एक सारे जो जिस सेटअप को माने उस तरह का सेटअप हम ले आते हैं, चले केयरटेकर ही सही। उसामा साहब, अब अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है इसको कोई इसको इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं। ये एक कठपुतली गवर्नमेंट थी। अमेरिका जब तक रहा वहाँ पर अपनी मर्जी के उन्होंने इलेक्शन करवाए, अपनी मर्जी के लोग जो थे उनको जितवा लिया। एक ख़ास इसका हल्का इंतखाब था, सारे अफ़गानिस्तान में इसके इलेक्शन नहीं हुए, सारे स्टेक होल्डर इसमें शामिल नहीं हुए। तो ये वन साइड से इलेक्शन थे जो कि अमेरिका ने अपनी कन्वीनियंस के लिए करवाए और अपनी एक मर्जी की गवर्नमेंट जो थी वो वहाँ पर मुसलत कर दी। अब इशू ये है कि अमेरिका को चाहिए था कि जाने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करता, सारे स्टेट, उसमें चाइना भी आता, उसमें रशिया भी आता, पाकिस्तान को भी इत्मीनान में लिया जाता, नेटो फोर्सेस जो हैं उनके जो ममालिक हैं उनको भी इत्मीनान में लिया जाता। यहाँ पर एक पूरे अफगानिस्तान में सारे स्टेक होल्डर को मिला के एक इंडिपेंडेंट या इलेक्शन करवा दिए जाते, या फिर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी जाती, इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाती इस ट्रांजिशन दौर में, जो सारे फ्रीकों को एक्सेप्टेबल होती। अब अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो एक कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं है। तालिबान और बहुत सारे ऐसे मेरा 85% इलाकों में तो उसकी गवर्नमेंट है ही नहीं, उसकी रेट ही कोई नहीं है। अब काबुल का तक इस गवर्नमेंट का सारा मैंडेट महदूद है, तो तालिबान या किस तरह से इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त की है जो उन्होंने की है, जो उनके स्पोक्समैन उन्होंने कहा कि माजी से हमने ये सीखा, माजी से हमने ये सीखा कि जो गवर्नमेंट अगर मुसल्लत की जाएगी वो नहीं चलेगी। तो उसका समझ देखें एक मिनट, जो मुल्ला उमर की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर, जब उन्होंने मुल्ला उमर की जब वहाँ पर अमीर थे, उस गवर्नमेंट को 3-4 ममालिक के अलावा किसी ने नहीं माना। उसकी वजह ये थी कि वो ताकत के दौर पे गवर्नमेंट आई थी और वो एक कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं थी। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसको नहीं मान रहे थे। खाना जंगी की सूरत हाल उस वक्त थी। तो अब अगर कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं आती, ये तालिबान को पता है कि अगर वो इक़्तिदार में आ भी जाते हैं, ज़बरदस्ती वो काबुल फतह कर भी लेते हैं, तब भी उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलेगी। वो उसी सूरत में मिलेगी जब अफ़गानिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाएंगे। उस इंतखाब के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको सारी दुनिया जो है उसकी रिकग्निशन बनेगी। और अगर दुनिया की रिकग्निशन नहीं मिलती, 2-4 मुल्क उसको मान भी लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट खाना जंगी का शिकार रहेगी। और दूसरी बात ये है कि वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, आपको दुनिया नहीं मान रही जा सकता। कभी भी उस तरह ना अमन होगा ना खुशहाली होगी। वही लोग जा रहे होंगे दूसरे ममालिक की तरफ। अभी ताजिकिस्तान कह रहे जी 1 लाख लोगों के लिए हम इंतजाम करें, तो ऐसे तो कभी भी नहीं मामला बेहतर हो सकें अफ़गानिस्तान के। लेकिन ये चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि जो अल्फाज हैं जिसका जिक्र आपने किया कि तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि जी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इक़्तिदार की इजारादारी पर यकीन नहीं रखते।
क्योंकि माजी में अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर इजारादारी कायम करने वाली हुकूमतें कामयाब नहीं हुई, लिहाजा हम इस फार्मूले को दोहराना नहीं चाहते। अब इसका मतलब यह है कि वो एडमिट एक तरह से कर रहे हैं कि हम उसको दोहराना नहीं चाहते। वही जो आपने बात की मुल्ला उमर के दौर की, कि बहुत से लोग कहते हैं जी बड़ा अच्छा पुरअमन दौर था, लेकिन वो समझ रहे हैं कि लेकिन उसमें जो मेन चीज़ थी पाकिस्तान, अरब अमारात और सऊदी अरब, इसके अलावा किसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, माना ही नहीं। तो सारी दुनिया उससे लाताल्लुक थी। इस लाताल्लुकी के साथ कोई गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकती, नहीं जिंदा रह सकती। आपको इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का जिसे आपको इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा, आपको उसका इत्तेमाद लेना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब आप वहां पर आजादाना इलेक्शन कराएंगे। उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको दुनिया मानेगी। अब ये अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है, मोहित साहब सही कह रहे हैं, मोहित जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि वो ये पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देती रहती है, इंडिया के हाथों ये कठपुतली बने हुए हैं। अगर पाकिस्तान अपना एक सियासी रोल प्ले कर रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, अफगान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रही है, वहाँ पर अगर खाना जंगी है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे रही है कि भाई उसका इल्ज़ाम तुम अमेरिका पे दो जो तुम्हें इस तरह से छोड़ के गया है। अमेरिका जो था यहाँ तो अमेरिका यहाँ पर अमन कायम करता, एक पुरअमन गवर्नमेंट जो थी वो उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करता, उसके बाद यहाँ से जाता। अमेरिका रातों रात भाग गया और जिसके सर पे ये खड़े हुए थे वो जो उनके ऊपर छत थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई। अब उसको अमेरिका को ये कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने, क्योंकि मुझे पता है कि जो ही अगर तालिबान काबुल में दाखिल होते तो इन्होंने अमेरिका में जाके भाग जाना है। अब ये सारा इल्ज़ाम जो है भारत के कहने पे ये पाकिस्तान पे डाली जा रही है। भारत तो खुद चाह रहा है कि तालिबान से कोई ना कोई राबते कोई बना सके। मैं दिख रहा था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन भी इस बारे में लिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी। तालिबान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा कोई मुस्बत इशारे नहीं है भारत के लिए। अब भारत डबल गेम खेल रहा है, दोगली पॉलिसी। एक तरफ अफगानिस्तान को वो तालिबान के खिलाफ असला दे रहा है, एक तरफ भारत के फौजी अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक तरफ वो अफगानिस्तान से को ये भी ऑफर कर रहा है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो भी उसको असिस्ट करेगी, और दूसरी तरफ तालिबान के साथ वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहा है। तालिबान को भारत की डबल पॉलिसी नजर नहीं आ रही। उन्होंने तो ये वो वीडियो लीक की थी, वो वीडियो पकड़ी थी जिसमें इंडियन त्यारे अफगान फोर्सेस को असला जो है वो बांट रहे हैं। अगर तालिबान एक कदम पीछे हटने को तैयार है, यही है ना कि चले हम अटैक नहीं कर रहे। ये भी कहा कि जी ईद उल अज़हा के दिन भी इसने हमारे खिलाफ बात की, अशरफ गनी ने, हम कोई अटैक नहीं हो रहा, कुछ नहीं। तो क्या अब ये बेहतर नहीं है कि अशरफ गनी को ये बात समझाई जाए कि ठीक है अगर दोबारा आपकी हुकूमत आ गई, वो एक केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है फिलहाल, तो कि ऐसा जो सबको मंजूर हो। वो कह रहे हैं अशरफ गनी के होते हुए तो नहीं बात आगे चल सकती। तो इसमें क्या है, कितनी जब आपने मुल्क को बचाना है तो बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है माजी में। आप देखें बेशुमार ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि जनाब अगर आप समझते भी हैं कि आप जायज़ और बिल्कुल सही इंतखाबात के तहत आप आए हैं तो आप दोबारा करवा लेते हैं। तो अशरफ गनी क्यों नहीं पीछे हटता? देखिए उसामा साहब, एक तरफ आप वो कह रहे हैं जबकि जी ये सिर्फ पीछे हट जाए, हम ऐसा कोई सेटअप जो सब माने, तो ऐसा तो बन जाएगा। कतर मौजूद है, हमसाया ममालिक मौजूद हैं, यूएन के लेवल पर कुछ न कुछ हो सकता है, कोई पीस कीपिंग की बात हो सकती है कि जिसके तहत जनाब एक सेटअप आ गया जिसको सारे मान रहे हैं, और उस सेटअप के होते हुए कोई इंतखाबात या उसकी फिर बात कर ली जाए ताकि एक अमन तो हो। उसामा साहब, एक तरफ बात की जा रही है कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, अफगानिस्तान में अमन के लिए कोई हल ढूंढना चाहिए। अब ये हल जो है अफगानिस्तान में 85% इलाके पे तालिबान काबिज हैं, 15% इलाके में से भी 10% पे मेरा ख्याल है अशरफ गनी की हुकूमत है। अब अगर वहाँ पर आप एक उसका हल चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा हल ये है कि अशरफ गनी अपने ओहदे से लहदा हो और इसके साथ एक गवर्नमेंट बना ली जाए जिसपे सारे फरीक जो हैं वो उसके। अच्छा, फिर अब आप ये जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी और दलील वाली बात है कुछ न कुछ, लेकिन फिर वो कहता है जी अशरफ गनी के जी पाकिस्तानी मीडिया जो है मेरे खिलाफ पड़ा बात करता है। हम तो चाहते हैं सुकून, वो हमारे हमसाया मालिक वो भी अफगानिस्तान में हमारे भाई हैं, कुछ हम भी चाहते हैं कि वो अमन से ज़िंदगी गुजार सकें, हमारे भी उस वजह से फिर बड़ी तबाही आती है। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में अब एक नई लहर इस वबा कोरोना की है, लेकिन क्या किया जा रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए। ब्रेक के बाद अब पता चला अब पता चला
पाकिस्तान में फिर कोरोना वबा फैल रही है, तेज़ी से फैल रही है और सबसे ज़्यादा अभी जो मुतासर होता इलाका नज़र आ रहा है वो कराची का है, सिंध का है और सिंध हुकूमत इस पर बड़ी परेशान है। यहाँ तक बात की गई है कि अब सिफारिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है NCOC लेवल पर कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई या नहीं लगवा रहे उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएँ। ना सिर्फ ये बल्कि सरकारी मुलाजमीन जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे उनकी तनख्वाहें रोकी जाएँ। अब इस तरफ अमल दरामद के लिए बढ़ा जा रहा है क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर ये देखा गया है कि बहुत तेज़ी से जो नया वेरिएंट है, नई किस्म है इस वबा की, डेल्टा, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है, वो फैल रही है। अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म हो रही है कराची के। ये बड़ी खौफनाक ख़तरनाक सूरत हाल है। इससे निपटने के लिए पहले ये कहा जा रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि जिन ममालिक ने वैक्सीन का अमल काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया है वहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर है। कहीं अब इस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगानी पड़ रही जिस तरह की फिर पाकिस्तान में कि जनाब शादी हॉल बंद, डाइनिंग बंद, इस तरह पब्लिक प्लेसेस पर आना जाना बंद। अब इसकी ज़रूरत नहीं पेश आ रही। बहुत से ममालिक ऐसे जिन्होंने मास्क की पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। तो पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया कि वैक्सीन का अमल उस तरह नहीं हो सका। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं बन रही थी, बाहर से लानी थी। हर मुल्क जो बना रहा है पहले अपना कर रहा था और उसके बाद फिर ये दूसरे इलाकों में, लेकिन लोग उस तरह से वैक्सीन की तरफ नहीं आ रहे। बाबर डोगर साहब, अब ये जो वज़ीर सिंध ने बात की है, हुकूमत सिंध ने बात की है, आपको लगता है कि ये एक मजबूरन कदम उठाया जा रहा है लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं? ये देखा गया जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई या तो उन पर ये अल्हम्दुलिल्लाह जो नई किस्म है वो तो असर ही नहीं करती या उन पर अटैक नहीं होता। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर होता भी है तो उसको असर बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी उस तरह खुदा न खास्ता जानलेवा नहीं होता। उसामा साहब, पिछले 24 घंटों में कराची में ये जो नया कोरोना वायरस की जो नई वेरिएंट है डेल्टा, इसका 25.7% इसकी शरह है। 25.7% उसमें इजाफा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी स्पीड से कराची में ये मर्ज जो है ये बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इसको रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही स्टेप लिए है कि बिल्कुल जो ये देखें, अगर कोई ये नहीं करवाता, अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाता, तो वो सिर्फ अपने साथ नहीं जुल्म कर रहा, वो अपनी फैमिली के साथ भी जुल्म कर रहा है और अपने महल्लेदारों, दोस्तों, अपने पूरे इलाके के लोगों के साथ ये जुल्म कर रहा है। यानी कि वो उसको बढ़ाने के लिए वो एक आलाकार बना हुआ है, तो उसको तो बिल्कुल टॉलरेट किया ही नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, पूरी सोसाइटी की बात है, पूरे माशरे की बात है। एक बंदे जो है वो एक महीने में 1000 बंदे जो है वो उनमें ये मर्ज फैला देता है। तो बिल्कुल उसकी सिम बंद की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उसको लॉकअप में बंद कर देना चाहिए ताकि वो बाहर निकल ही ना सके। इशू उसामा साहब, वैक्सीन इस वक्त सारी दुनिया में वैक्सीन जो है ना वही इसका बचाव है। और बल्कि तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो शायद वैक्सीन वो उसको रोक भी नहीं पाएगी, लेकिन बाल ना होने से होना तो बेहतर है। तो हमें चाहिए कि ये उस पर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ, मैं तो पंजाब गवर्नमेंट को उसको भी ये फॉलो करना चाहिए, बाकी पुंछ गवर्नमेंट को भी फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल सिम ब्लॉक करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बिल्कुल इस चीज़ को एंडोर्स करता हूँ कि उसामा साहब जो नहीं ये लगाता उसको उसकी तनख्वाह रोक लेनी चाहिए, उसको जॉब में भी रहने का कोई हक नहीं है। ये किसी महज़ब माशरे में किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो सारी सोसाइटी में कोई मर्ज फैलाता फिरे। कोई पूरी सोसाइटी में बड़ी मुश्किल से हमने इससे जान छुड़ाई। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है कि इन्होंने बड़ा इफेक्टिवली, बड़े अच्छे तरीके से कोरोना के साथ फाइट की और कोरोना को उस तरह से फैलने नहीं दिया। तो अब अगर कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ये कोरोना फैल रहा है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को सख्त से सख्त जो इंतजाम हैं वो करने चाहिए, और जो नहीं लगा रहे उनको बिल्कुल उनकी तनख्वाहें रोके, उनकी सिमें ब्लॉक करे, बल्कि जो प्राइवेट लोग नहीं लगवा रहे उनकी भी सिमें ब्लॉक करें। बिल्कुल ठीक है, और प्राइवेट इदारों को भी पाबंद करें कि जी आपके जितने भी ये जो सिंध गवर्नमेंट का फैसला ना, अगर ये कराची में 25% तक चला गया है तो वो आगे ट्रैवल करेगा। जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको भी देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इनको भी इस तरह के मैय्यत लेनी चाहिए, इस तरह के इंतजाम करने चाहिए कि ये पंजाब में जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। अगर पंजाब में नहीं फैला, चलें, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा ख़ास करम और फजल था पर, वरना
कोई ऐसी हमारे पास कोई ऐसी गिदड़सिंगी नहीं थी कि जिसकी वजह से हमने अपना को बचा लिया, चाहे इसका गवर्नमेंट जो मजीद क्रेडिट लेते रहे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आला KPK से और इवन फेडरल गवर्नमेंट से कि इमरान खान साहब ये इंश्योर करें कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते उनको उनकी सिमें ब्लॉक की जाएँ, उनको अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन ना कर पाएँ। ये सख्ती करनी बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा सर। नहीं साहब, इसके बगैर चारा नहीं है, चारा नहीं है। आपने इंडिया का हाल देखा क्या हुआ है, आपने यूरोप का हाल देखा क्या हुआ है। इसको देख के भी अगर हम नहीं सीखते तो फिर हम बेवकूफ़ हैं। अच्छा, अब देखिए कितनी खतरनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद, कई दफ़ा बोल्ड न्यूज़ पर भी उन्होंने वक्त दिया है हमें, उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा था कि सरकारी अस्पताल मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, सरकारी अस्पताल में अब कोई जगह बाकी नहीं रही और मरीज़ों की गुंजाइश अब नहीं है। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक और बड़ी खौफनाक चीज़ बकौल उनके कि निजी अस्पताल मरीज़ों के दाखिले से इनकार कर रहे हैं। ये तो बाबर डॉक्टर साहब, ये इस पर भी नोटिस लेना चाहिए कि अगर कोई निजी हॉस्पिटल किसी मरीज़ को लेने से इनकार कर रहा है, हालांकि ये तो बड़े पैसे बनाते हैं, एक दिन का 1 लाख रुपया मुझे बताया गया है कि जी मरीज़ का ये इतना पैसा बना लेते हैं, तो इनकार भी कर रहे हैं सिर्फ ये कि जी ये मरीज़ है या उन्होंने इंतजामात नहीं किए हुए या बचने के लिए। तो ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है, लिहाजा इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि सब ख़ानदान पाकिस्तान के वो मिलकर ही नहीं, अगर कोई नहीं लगवा रहा। अभी मैंने देखा बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई कि एक शख्स आया, उसने सिर्फ अपना इंदराज करवाया और उसके बाद वैक्सीन के बगैर ही वो भागने लगा था, फिर पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती वहाँ पकड़ के उसको जनाब वैक्सीन लगाई। तो ये हमारी कौम में भी उस तरह से अवेयरनेस नहीं फैल सकी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई, जिस तरह मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब लोगों को लग चुकी है, किसी को दूसरी डोज अब लगनी है, तो अल्लाह का शुक्र है कि सर लोग महफूज हैं। वैक्सीन में बहुत कम ऐसा देखा गया कि जिसका कोर्स मुकम्मल हो गया उसको कहीं खुदा न खास्ते बीमारी हुई हो। तो ये तो हमारे लिए एक बड़ा वाज़े सबूत भी है। और अगर कोई नहीं करता तो अब हुकूमत सर यही कर सकती है। अब आप वाली बात है, ये तो नहीं कि अब ज़बरदस्ती सबको पकड़ जिसने नहीं वैक्सीन करवाई, मैसेजेस ही आ सकते हैं, बाकी सबको पकड़ के आप अंदर करते नहीं। अब तो सबके लिए ओपन है, कोई एज लिमिट भी नहीं रही। उसामा साहब, ये खाली ये इशू नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं सर। ड्राइव थ्रू की हुई है, आप जाएं गाड़ी में बैठे आपको वैक्सीन लगा रहे हैं मुफ्त। अगर कोई नहीं लगवाता तो उसको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगानी पड़ेगी। मगर ये नहीं है कि गवर्नमेंट इतनी मजबूर और लाचार या बेबस नहीं है। ये नहीं है कि एक बंदा कहता है मैं नहीं लगाता और उसके बाद वो खाली उस बंदे की हद तक इशू नहीं है। इशू ये है कि वो बंदा सारे माशरे को बीमार कर सकता है। वो बंदा जो है वो खाली अकेला नहीं है, वो उसको आगे उसको बढ़ाने में वो एक आला कार है। तो अच्छा, एक इशू ये भी तो आया ना बाबर साहब के जी, वो जिन लोगों ने बाहर जाना है वो सर्टिफिकेट के लिए मारे फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी वैक्सीन वो आए, और बाहर के कई ममालिक हैं वो कहते हैं जी फ़लाँ वैक्सीन जो है ना हम नहीं मानते, फ़लाँ मानते हैं, वो उसके लिए लाइनों में लगे हुए हैं, वो आ नहीं रही, मंगवा रहे हैं। ये भी एक मसला है क्योंकि अचानक से पता लगता है कि वैक्सीन कम पड़ गई है। एक और इशू है, ये एक और इशू है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है, किन वैक्सीन्स को इंटरनेशनल रिकग्निशन है। जो बाहर के ममालिक जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो भी वहाँ पर आए उसको ये एक ख़ास किस्म की वैक्सीन जो है वो लगनी चाहिए और उसी पे वो ट्रैवल जो है ना वो अलाउ करेंगे। अब ये एक और कंपल्शन है कि गवर्नमेंट को वो दस्तियाब है या नहीं है। ज़ाहिर बात है कि ऐसी वैक्सीन जिसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है वो सारी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है, और जब उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मुश्किल है। अच्छा, आप बताएं, थोड़ा सा इशू हो सकता है। सिम्स ब्लॉक करने से लोग लगवा लेंगे आपके ख्याल से? सिम्स ब्लॉक की लगवाएंगे, आपको डर हो कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, आप सारी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे, या आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, या आपकी जॉब जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, तो आप लगवाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा गवर्नमेंट प्यार मोहब्बत से तो नहीं लोग लगा रहे, सारी दुनिया ने एफर्ट कर ली, प्यार मोहब्बत से कोई तैयार नहीं है। तो आप गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ेगी। मैं फिर बार एक ही चीज़ करता हूँ कि ये एक बंदे तक महदूद नहीं है, जो बंदा नहीं लगवाता वो सारे माशरे के लिए एक ख़तरे का बायस है। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में जिस तरह से इंतजाम किए गए उसकी रिकग्निशन हुई इंटरनेशनली, कहीं एहसास प्रोग्राम में जिस तरह वो कैश लोगों को दिया गया, कहीं इसको कंट्रोल करने के हवाले से जो इंतजाम किए गए, बाय एंड लार्ज एक ये ज़रूर चीज़ देखी गई कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया है। अब जिस तरह के ये मेयर्स हैं, वैसे अगर ये लेने पड़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ममालिक में होगा कि जिसने मजबूरन ये किया। बाकी मैंने बहुत कम मुल्कों में देखा है कि ऐसा करना पड़ा हो कि कहीं सिमें बंद करनी पड़ रही हैं, कहीं जनाब तनख्वाहें रोकनी पड़ रही हैं लोगों की।
तो कहने से लोग मान गए थे। ये हमारे लिए वैसे कौम भी एक बड़ी शर्म की बात होगी बाबर साहब के जी, ये देखें जी पाकिस्तान में सिम्स ब्लॉक कर रहे हैं तब जाके लोग लगवा रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कि इसकी अच्छा पड़े, लेकिन मुझे लग रहा है कि NCOC में इस पर फैसला हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है। इसमें एक और इशू है, इसमें एक बड़ा इशू ये है कि बड़े बड़े गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बड़े बड़े शहरों में है, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है। जो छोटे शहर हैं पंजाब के या सिंध के या बलूचिस्तान के या शायद KPK के, वहाँ पर इसकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत लो है, वहाँ पर लोग इस तरह से वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। और अगर आप देखें छोटे छोटे शहरों में चले जाएं, छोटे कस्बों में चले जाएं, तो वहाँ पर 90 to 80% आबादी जो है उनको पता ही नहीं कि वैक्सीनेशन हो कहाँ पर रही है। तो मैं ये भी गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि खाली वो सारा फोकस कराची, लाहौर या बड़े बड़े शहरों में ना करें, छोटे शहरों पर भी फोकस करें, ठीक है, जहाँ पे उस तरह से फोकस नहीं हो रहा। अब एक तरफ ये है कि वैक्सीन जो है पहले उसकी शॉर्टेज रही है, इनको वैक्सीन इनको मिलती नहीं रही, लोग लाइनों में आपने देखा लगे हुए थे, वहाँ पर लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि ना हम वैक्सीन लगवाने आए और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये नहीं है कि लोग लगवाना नहीं चाहते, थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है और लोग जो है इसको लगवाएंगे। अवेयरनेस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए। और अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी जलसों से खिताब कर रहे हैं, अपोजिशन भी जलसों से खिताब कर रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कोरोना वायरस है वो बढ़ रहा है, 25% चल रहा है, दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट की मशीनरी वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर करके एक जगह पे इकट्ठा कर रही है और वहाँ पर जनाब जलसे हो रहे हैं। तो ये बड़ी कंट्राडिक्शन है जी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस्लामाबाद में एक के बाद एक लर्जा खेज़ वारदात सामने आती, लेकिन ये जो अब वारदात नई सामने आई है, एक बड़ा ही दरिंदगी के साथ एक बच्ची को, एक लड़की को कत्ल कर दिया गया, नूर मुक़द्दम को, और लोग इतने परेशान हैं, इतने खौफज़दा हैं। और मैंने देखा सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि जी ये मुजरिम बच जाएगा, कैसे लोगों का एतबार उठ गया है निज़ाम से। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। इस्लामाबाद में कत्ल की अंधोनाक वहशियाना दरिंदगी वाली वारदात, इसकी समझ नहीं आ रही। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम हिल कर रह गई है, दिल दहल गए हैं कि किस तरह से इस लड़की को कत्ल किया गया। अल्फाज भी नहीं मिलते कि बताऊं कि किस तरह उसने तेज़ धार आले से उसकी गर्दन लड़की की 28 साल नूर मुक़द्दम की, और उसके बाद जो कुछ हुआ। अभी हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें बोल न्यूज़ के, और मुझे भी ब्रेक में जो बता रहे थे, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि उसके बाद इस शख्स ने क्या हरकत की है उसके जिस्म के साथ और सर के साथ। ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जिस तरह का वाक़या हुआ है, पुलिस तो बता रही है कि जी इसकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक थी जब इसको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन समझ नहीं आ रही। बहुत से लोग कह रहे हैं जी ये इसको कोई पागलपन टाइप है, क्योंकि कोई शख्स ये मान नहीं पाता कि एक जिसकी अक्ल और समझ हो कि वो इस तरह से किसी को कत्ल करेगा, जबकि कोई ताल्लुक़ हो, जान पहचान हो, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इस तरह से इतना दरिंदा को किस तरह बन सकता है। ये अब तक कोई मोटिव भी समझ आया है? पुलिस पर क्या कह रही है? इसको गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, रिमांड भी इसका मिल गया है, ज़हनी कहते हैं ठीक है, फिर बताया गया जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड माजी का भी है। और मैं परेशान इस बात पर था कि हमारे लोग समझते हैं कि चूँकि बहुत बड़े ख़ानदान से, कहीं ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ है तो जी बच जाएगा। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जी इसको कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो अभी पुलिस क्या बता रही है, क्या इस केस में अभी तक क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। ये ज़ाहिर जाफ़र नामी लड़का है जिसके वालिद का नाम है ज़ाकिर जाफ़र, और वाक़तन जो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है ये बहुत बाअसर शख्सियत है, शायद बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और जो पुलिस है उसके ऊपर जो आने वाले दिन हैं उसमें जो उनको फेस करना पड़ेगा, जो टेस्ट उन्होंने भेजे हैं, जो मुख्तलिफ फ्रांसिक रिपोर्ट्स के लिए चीज़ें गई हैं, उसमें भी लोगों को ये बात का अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे इस तरह से ब्रुटलिटी के साथ होने वाले मर्डर में भी लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये मैं ख़ुद, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, देखा है, और मैं हकीकतन पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने इसका नोटिस लिया हुआ है, अदारे इसको बहुत करीब से देख रहे हैं, लेकिन मुझे तकरीबन बहुत ज़्यादा मुझे शक है इस बात के ऊपर कि ये इन्फ्लुएंस होगी इसकी तफ्तीश जो है, क्योंकि AJCL नामी कंपनी है जिसके ये डायरेक्टर्स हैं,
और मैं आपको ये बताऊं कि इसका बहुत सालों से, यानी कि जवानी के अवाइल से इस लड़के का जो इशू चला आ रहा था वो बिहेवियरल इशू इसका चला आ रहा था, और ये घर में चीज़ों को तोड़ना, लड़ना, मारना, इस तरह की सूरत हाल में ये जो था वो ये मुलव्वस था। इसका ड्रग लेना भी साबित है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ड्रग भी लेता रहा है ये। और ये एक जो बीकन हाउस स्कूल है, जब भी ये इनको मेंटल सिस्टम इसका जो है वो डिसऑर्डर में चला गया, तो इसको कुछ जगहों से इसका इलाज करवाया गया 2015 में। उसके बाद इसने अपने आप को मेंटल जो डिजीज़ हैं उसका चैम्पियन कहना शुरू कर दिया, और ये मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके मेंटल हेल्थ के ऊपर लेक्चर भी देता रहा है। और मैं बताऊं आपको कि 2 से 3 साल पहले, यानी कि 2.5 साल पहले के करीब नूर मुकद्दम की इससे दोस्ती हुई और बातचीत इनकी होती थी। वो बड़ी मजहबी रुझान रखने वाली लड़की थी और बुर्का पहनती थी पहले, फिर उसके बाद इसी के जो कहने के ऊपर और इसके ज़ोर देने पे उसने बुर्का जो है पहनना वो तर्क किया। उसके बाद से फिर इनकी मेल मुलाकातें भी होती रहीं। ये 20 को जब ये वहाँ पे कत्ल हुई हैं, उससे 2 रोज़ कबल ये अपने घर में इन्होंने ये बताया लड़की ने कि वो कोई लाहौर में मजहबी जमात का कोई इज्तिमा हो रहा है और वो उस इज्तिमा में शिरकत के लिए जा रही हैं। तो यहाँ 1 दिन के लिए वो गई थी, 20 को उन्होंने वापस आना था, लेकिन वो 20 को कत्ल कर दी गई। और उसी के जो बिहेवियर था उसी को सामने रखते हुए उसने उसको 1 दिन होस्टेज बना के रखा लड़की को। 1 दिन वो अपनी मर्ज़ी से रही और दूसरे दिन उसको होस्टेज उसने बना के रखा। तो ये सारी सूरत हाल, वहाँ नौकर चाकर भी थे, गार्ड्स भी थे। और जब गार्ड ने, उस लड़की ने भागने की भी कोशिश की मंगल की शाम को, वो भागने के लिए बालकोनी तक आई है तो उसको बालों से पकड़ के घसीट के वो अंदर लेके गया है। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गालियां दे रहा था ऊंची आवाज़ में। गार्ड ने पुलिस को फ़ोन करने की बजाय उसके बाप को फ़ोन किया, लड़के के वालिद को फ़ोन किया। उस लड़के के वालिद ने पुलिस को बताने की बजाय उसने उन लोगों को फ़ोन किया जिनके ज़ेर इलाज ये ज़ाहिर जो था ज़ेर इलाज था। उनके 5 वर्कर्स जो थे वो उन्होंने इससे मुख्तलिफ औकात में उसी टाइम में 1-2 घंटे में रब्ता किया और उससे कहा कि वो बाहर आए, हमने उससे बात करनी है। तो वो बाहर नहीं आ रहा था। तो इस दौरान में उसने ये काम किया कि लड़की को उसके जिस्म पे तशद्दुद किया। बहुत सारे चाकू के निशानात थे उसके बॉडी पे और उसकी गर्दन काट के जब ये जो मेंटल हाउस के जो लोग हैं, ये 5 लोग जो हैं, ये जब वहाँ पे गए हैं तो वो किक्के मार रहा था, किक्स मार रहा था, जिस तरह फुटबॉल खेलते हैं, अल्लाह रहम करे, इस तरह उस लड़की के सर के साथ ये वो जुल्म कर रहा था। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये उसने बहुत कोशिश की कि इधर से वो चली जाए। इसमें इसीलिए शामिल तफ्तीश किए गए हैं 2-3 लोग घर के भी। अमेरिका का वीज़ा उसका है, अमेरिकन नेशनलिटी भी सुना है कि उसके पास है, और वो टिकट भी इन अपने जो लोग थे जो उसका इलाज कर रहे थे या जो उसको उसके साथी दोस्त बन के उसकी काउंसलिंग करते रहते थे, तो वो भी कह रहे हैं कि उनके पास टिकट मौजूद है और वो पूरा यानी कि 1 आध दिन में उसकी जाने की तैयारी थी। तो इस हवाले से, नूर के हवाले से बार बार ये कह रहा था कि इसने मुझे चीट किया है, ये मुझे छोड़ना चाहती है। तो इस तरह की इल्ज़ामात थे जो उसके ऊपर लगा रहा था। हालांकि बाकी सारी सूरत हाल तफ्तीश जो है वो कर रहे हैं अदारे। इसमें बहुत अच्छा किरदार उसामा साहब, बाबा डोगर साहब, मैं बताऊं पंजाब अपने हमारी इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का है, IG इस्लामाबाद का है। उन्होंने जब उनको इस बात की इत्तला हुई है तो इमीडिएटली उन्होंने एक्शन किया है। और वहाँ से देखिए 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं इसमें शवाहिद के हवाले से। वो खून में लथपथ था, लड़की की लाश मिली तो वो सारा खून उसके कपड़ों के ऊपर था जो उसने पहने हुए थे, और आला कत्ल भी बरामद हो गया है। और उसके साथ साथ लाश भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, DNA के टेस्ट भी हो गए हैं, खून के फोरेंसिक भी चले गए हैं। लेकिन एक जुमला मुझे खटक रहा है इस्लामाबाद पुलिस के किसी ऑफिसर का, वो कह रहे थे कोई ऐनी शाहद नहीं है। तो भाई आज के दौर में दुनिया जहान की लेबॉर्ट्रीज पड़ी हुई हैं, आपके मुंह से ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, ये बात कहना अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐनी शाहद नहीं है। आजकल जो दौर साइंस का चल रहा है
इसमें हर चीज़ एनी शायद है। आपके पास कोरिलेशन करने के लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, टेलीफोन है, आप उसकी जियो फेंसिंग है, कहाँ राब्ता था, किससे राब्ता था, कितना राब्ता था। देखें, ताल्लुकात अगर दोनों के जैसे मर्जी हों, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई किसी को कत्ल कर दे सिर्फ इस बना के ऊपर कि वो उसको छोड़ रहा है या छोड़ना चाहता है या व्हाटसोएवर। अल्लाह जानता है कि इसके दरमियान में क्या था। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, इसमें एक अहम चीज़ आपने जो बताई वो ये है कि वो ज़हनी मरीज़ था और उसका ट्रीटमेंट भी होता रहा। तो हैरानगी की बात यह है कि उसके घर वालों ने उसको आज़ाद छोड़ा हुआ था, मैं कि वो आज़ाद फिर रहा था। इतना बंदा जो ज़हनी मरीज़ है, इतना ख़तरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको तो पुलिस उसके वालिद को भी ट्रायल करना चाहिए, उसके वालिद को भी देखना चाहिए। सेकेंडली आप कह रहे हैं उसका वालिद इंतहाई इन्फ्लुएंशियल है। और दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद पुलिस ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया कि उसका कोई ऐनी शायद नहीं, जबकि उस घर के में मुलाजमीन भी थे, उसमें चौकीदार भी था और भी मुलाजमीन थे जिन्होंने देखा कि ये लड़की को अंदर लेके गया। चौकीदार ने देखा कि ये लड़की को बालों से पकड़ के अंदर लेके गया। तो वो सारे तो ऐनी शाहिद हैं जो कि सरेआम मीडिया में बात हो रही है। तो इसके बावजूद पुलिस को कोई ऐनी शाहिद नहीं मिल रहा। और आपको किस हद तक ये लगता है कि ये केस कहीं इन्फ्लुएंस की नज़र ना हो जाए? देखिए, जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, वज़ारत ख़ारजा के ऑफिसर हैं, यानी कि पहले वो रहे हैं सफारत खाने, 2 सफारत खानों में वो सफारतकारी करते रहे हैं। उनके साथ कुछ 100 के करीब जो सफारतकार हैं उन्होंने एक मुश्तरका बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस केस को किसी भी हद तक जाया जाए, इस केस को हल किया जाए और इस केस को, क्योंकि सीधी बात है और सीधी जो कत्ल की वारदात है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। उनके वालिद ने जो बात की है मीडिया से, उसमें उन्होंने बड़ा एक अहम जुमला कहा है। उन्होंने कहा इंसाफ फराहम किया जाए, नहीं तो फिर किसी भी तरह से इंसाफ हासिल किया जाएगा। तो ये बड़े एक दुख का मुकाम है इस ऐसे हालात में। तो बहुत सेंसिटिव है तमाम एजेंसीज़ के लिए भी, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए भी है। तो जो आपने सवाल बाबर साहब कहा कि जो यहाँ पे सूरत हाल है, ये गुलाम साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं क्योंकि ये अब मीडिया में केस आ चुका है कि ये जो बात हो रही है इन्फ्लुएंस की, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ कानून का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। देखते हैं कि इस मुजरिम को सज़ा कब मिलती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।